देखो यूरोपियंस और वेरी स्मार्ट, ठीक है, इंग्लिश और वेरी स्मार्ट, उनको पता था हम आज इन पे खर्चा कर रहे हैं, इनको पढ़ा रहे हैं, कल को यही लोग पढ़ने के बाद हमारे अंडर वर्कर्स बनेंगे और हमारी फैक्ट्रीज में काम करेंगे और हम इन लोगों की जो हम नॉलेज इनको आज दे रहे हैं, आज इन पे पैसे लगा रहे हैं, कल को वो हमको 10 टाइम्स बढ़कर आएगा क्योंकि ये लोग हमारे अंडर काम करेंगे। बट क्या इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज है? नहीं। जो वहाँ के गुरु थे, उन पाठशाला के जो गुरु थे, उन पाठशाला के जो गुरु थे, उनको बोला कि आपको टाइमली रिपोर्ट सबमिट करनी है। ऑलराइट, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड इन अनदर लेक्चर ऑफ एसएसटी मेड इजियर। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है अक्सर स्टूडेंट्स को, मगर मैं आप लोग को इतना इजी वे में ये चैप्टर पढ़ा दूंगा कि इसके बाद आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से मेरी बातें सुन लो तो 80 to 90% आपका यही हो जाएगा। उसके बाद आपको एक सेल्फ रीडिंग लगानी है एंड योर जॉब इज गोना बी डन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस लेक्चर को हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट होता है अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, नेथानियल हेलहेड। ओके, बेसिकली क्या होता है कि इंडिया में मद्रास में एक जूनियर सुप्रीम कोर्ट जज के नाम पर आते हैं विलियम जोन्स। और वो जब यहाँ आते हैं, ही वॉज अ वेरी टैलेंटेड गाय, ठीक है। उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। ही स्टडीड, ही एक्चुअली लर्न ग्रीक, लैटिन, सम अदर लैंग्वेजेस लाइक अरेबिक, इवन पर्शियन। तो वो जब इंडिया में आए तो उनको इंडिया में संस्कृत सीखने का भी बहुत एक मन हुआ उनका। तो उन्होंने यहाँ के जो लोकल ब्राह्मण्स थे, उनकी जहाँ पोस्टिंग थी वहाँ पे उनसे कुछ संस्कृत वगैरह भी सीखना स्टार्ट कर दी। और एक बार उन्होंने संस्कृत सीख ली तो उन्होंने जो एंशियंट टेक्स्ट है हमारे, जैसे ऋग्वेदा, ओके, बहुत सारे आपने पढ़े होंगे हिस्ट्री में इन द पास्ट क्लासेस। तो वो सब उन्होंने लर्न करना, या फिर नॉट लर्न करना बट स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। तो जब उन्होंने उसको स्टडी करा तो उन्होंने लगा उनको उन्होंने सोचा कि ओ माय गुडनेस, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता, पर उनको पता होनी चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग लगा उनको। फिर उनको क्या दिखा कि और भी कुछ लोग हैं, जैसे कि हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथानियल हिलेट। वो भी लोग भी जो है सेक्रेड एंशियंट टेक्स्ट, सेक्रेड एंशियंट इंडियन टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। सेक्रेड का मतलब जिनको नहीं पता, सेक्रेड मीन्स होली, होली मीन्स जिनका बहुत ज्यादा रिलीजियस एक सिग्निफिकेंस हो, ठीक है। तो उनको लगा कि ये करना बहुत जरूरी है और फिर इन तीनों ने मिलके एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है ये फॉर्म करी। इसमें ये लोग क्या करते थे, बेसिकली जो भी ऐसे सेक्रेड टेक्स्ट है, नॉट जस्ट हिंदू टेक्स्ट बट ऑल्सो मुस्लिम टेक्स्ट एंड अदर टेक्स्ट एज वेल, इसको पढ़ते थे, इसको इनटू इंग्लिश जो है कन्वर्ट वगैरह करना, ट्रांसलेट करना और एजुकेट करना लोगों को भी। इनका एक वो हो गया, इन्होंने बुक्स लिखना इस पे स्टार्ट कर दी। अब इस पे हुआ क्या, बेसिकली 1781 में एक मदरसा भी इन लोगों ने जो है, जिसको मदरसा कहते हैं कॉमनली, इस्टेब्लिश करवाया। कहां पर करवाया? इन कैलकाटा, जिसमें अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद इन्होंने एक हिंदू कॉलेज भी बनवाया बनारस में 1791 में, जहां पर जो एंशियंट हिंदू टेक्स्ट हैं उनको ट्रांसलेट करा जाएगा, उनके बारे में स्टूडेंट्स को जो है पढ़ाया जाएगा। तो ये इनिशिएटिव इन्होंने लिया और इनको ही हम कहते हैं ओरिएंटलिस्ट। और इस पूरे जो मैंने सब समझाया इसको कहते हैं द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। अब प्रॉब्लम ये आई कि उस टाइम पे ऑलरेडी जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनका बहुत सारे एक्सपेंसेस इंडिया में ऑलरेडी जा रहे थे, क्योंकि कभी भी कहीं भी कोई रीजनल रिवोल्ट हो जाता था, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो जाती थी। प्लस उनको ट्रेड और एक्सपेंशन में इतना सारा पैसा चाहिए होता था कि बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिलने लग गया जो ओरिएंटलिस्ट थे उन्हें। ये क्रिटिसिज्म मिलने लगा उन्हें कि ऑलरेडी जो है इंग्लैंड का इतना पैसा यहाँ वहां खर्च हो रहा है, वॉर्स हो रही है, कुछ भी हो रहा है, और आप लोग सारा अपना मतलब मदरसा खुलवाने में, इन कॉलेजेस खुलवाने में पैसा वेस्ट कर रहे हो, इन लोगों के जो टैक्स हैं। क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ जेम्स मिल और थॉमस बेबिंगटन मैकाउले के बारे में। इन लोगों ने बेसिकली सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है दिया ओरिएंटलिस्ट को। इन्होंने कहा कि भाई, आप जिन लोगों के टेक्स्ट ट्रांसलेट कर रहे हो ना, उन टेक्स्ट के पीछे कोई साइंस है ही नहीं, वो बेकार टेक्स्ट हैं। आप उन पे क्यों अपनी मेहनत वेस्ट कर रहे हो, इंग्लैंड का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो इनके टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने में, पढ़ाने में, स्कूल्स खुलवाने में? ये पैसा हमें इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने में लगाना चाहिए। इंग्लिश स्कूल्स को, उन स्कूल्स को जो इंग्लिश या वेस्टर्न के यूरोपियन जो स्टाइल ऑफ एजुकेशन है, जो नॉलेज है, उसको प्रमोट करने में लगाना चाहिए, रादर देन कि इनके जो ये टेक्स्ट है जिनका कोई बेसिक कोई सर पैर नहीं है। इनका ही कहना था, हम लोगों को थोड़ी ऐसे लैंग्वेज में बता रहा हूँ, उन लोगों का कहना था इनका कोई सर पैर नहीं है, क्यों आप टाइम खराब कर रहे हो लोगों का भी अपना भी, और क्यों इतना पैसा खराब कर रहे हो? इनफैक्ट जो थॉमस मकाउले हैं, इन्होंने ये तक बोल दिया कि एक छोटा सा शेल्फ ऑफ वेस्टर्न बुक्स
पूरे के पूरे इनके जितनी भी नॉलेज, जितनी भी इनकी बुक्स है ना, उन सबके बराबर है। जस्ट इमेजिन, उन्होंने कहा एक छोटा सा शेल्फ जिसमें वेस्टर्न बुक्स हैं, उसमें जितनी नॉलेज है वो बराबर भी नहीं, उससे ज्यादा उसको सरपास कर देगा। जितनी भी इनके ये जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, इन सब से आगे है एक छोटा सा इंग्लिश बुक्स का, वेस्टर्न नॉलेज की बुक्स का शेल्फ। ये तक उनका कमेंट था। ये आपको बुक में भी मिलेगा, ठीक है। मैं बुक में से भी रेफरेंस लूंगा, बुक मेरे पास यही है सामने, बट मैंने जो मेन जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे हाईलाइट कर दें। डोंट वरी अबाउट माय हैंडराइटिंग, ये आपके लिए नहीं है। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द नोट्स, सो डोंट वरी, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ नहीं लिखना, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी हैंडराइटिंग अब बहुत लोगों को समझ नहीं आएगी। तो दिस इज फॉर माई कि माई आईज, कि मैं इसको आपको पढ़ाते वक्त जो है इसमें से एक्सप्लेन करता हूँ, इसमें की पॉइंट्स हैं और मैं आपको बस की पॉइंट्स देके एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि बेसिक तो मुझे पता ही है, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसी चीज को ध्यान में रखते हुए द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास हुआ 1854 में, ठीक है। और ये एक्ट ये कहता था कि इंग्लिश जो है वो एज मीडियम यूज होगी इन हायर स्टडीज, कि अगर आपको 10th के बाद हायर स्टडीज करनी है तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी और इंग्लिश में ही होगा। इन लोगों ने बंद करवाया, उन्होंने बोला कि ये ओरिएंटल जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको बंद करवाओ। ये लोग जो है टेम्पल ऑफ डार्कनेस है। दीज ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस जो खुले हैं मद्रास में, उसके बाद कैलकटा, बनारस में, ये सब जो है टेम्पल ऑफ डार्कनेस है, क्योंकि इनसे कुछ मिलने वाला है नहीं। टाइम वेस्ट करेंगे, पैसे वेस्ट करेंगे। हम लोगों को इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, इंग्लिश एजुकेशन फॉर कॉमर्स। अब क्या होता है, बेसिकली ये देखना था अब ब्रिटिशर्स को कि अगर हम इंडिया में ही अपना जो सब कुछ है, फैक्ट्रीज खोल रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कितने ही यूरोपियन जो लोग हैं उनको यहाँ लाएंगे। हमें यहाँ के लोगों को यूज करना पड़ेगा, यहीं के लोगों से हमें अपना काम निकलवाना पड़ेगा। मगर यहाँ के लोग यानी कि जो नेटिव इंडियंस हैं वो हमारी बात या हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो सुनेंगे कैसे? इनको तो इंग्लिश आती नहीं है। ये बात करते हैं अपनी रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है, उर्दू में, हिंदी में, जो भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, खड़ी बोली जो भी हो गए, तो इनको हम इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे? इनको हम अपने लिए काम कैसे करवाएं? इनको हम अपनी फैक्ट्री में रिक्रूट कैसे करें? क्योंकि ये लोग तो हमारा इंस्ट्रक्शन ही नहीं समझेंगे, इनको इंग्लिश आती ही नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, एक वुड्स डिस्पैच कहते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। वुड्स डिस्पैच 1854 में, बेसिकली ये एक तरीके से आप मान लो एक पूरा एक वो था, एक एक्ट था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें इन्होंने बोला कि यूरोपियन लर्निंग को प्रमोट करा जाएगा। इकोनॉमिक इसके रीजन थे, इकोनॉमिक रीजन यही थे जो मैंने बताया कि एक बार यहाँ के जो लोग यानी हम जो इंडियंस हैं, इनका ये मानना था एक बार ये लोग हमारी बात मानने लगेंगे, समझने लगेंगे हमारे इंस्ट्रक्शंस को, तो हम लोग इनको इकोनॉमिकली यूज कर सकते हैं, हम इनसे अपने काम निकलवा सकते हैं, हम इनको एज अ वर्कर रख सकते हैं अपनी फैक्ट्री में। फिर यूरोपियन वे ऑफ लाइफ, और ये भी इकोनॉमिक रीजन है कि एक बार हम वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर देंगे इंडियंस को, तो यहाँ के लोग जो है वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लगेंगे, वेस्टर्न कल्चर की तरफ डाइवर्ट होने लगेंगे। और अगर मैं 2 सेकंड के लिए चैप्टर पॉज करके आप लोगों से पूछूं, तो ऑनेस्टली आप जहां से भी इंडिया के जिस भी एरिया से इस वीडियो को भी देख रहे हो, आप लोगों को अच्छे से पता है कि वेडिंग्स में हम लोग आजकल क्या पहनते हैं कॉमनली, स्पेशली नॉर्थ इंडिया, सूट पहनते हैं, ठीक है। क्या सूट जो है, जो लड़के सूट पहनते हैं, क्या हमारे जो ज्यादा पुराने एंसेस्टर्स भी नहीं, इवन लाइक 200 to 250 ईयर्स पहले पहनते होंगे? नो, ठीक है। हम स्कूल में शर्ट टाई और जो पैंट पहन के जाते हैं, मैं भी जाता था, क्या ये होता था? क्या ये हमारे क्लोथ्स है? नो, देर आर सो मेनी थिंग्स दैट दे डिड बैक देन, जिसका रिजल्ट हमें आज भी दिखता है। लुक एट मी स्पीकिंग इंग्लिश, राइट? आई कैन गिव दिस होल लेक्चर इन इंग्लिश। व्हाई? बिकॉज इंग्लिश सिखाई गई है, इंग्लिश पे अच्छा खासा जोर था स्कूल में, आप लोगों के भी होगा। बट क्या इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज है? नहीं। क्या 250 ईयर्स तक पहले इंग्लिश मतलब लोग इंडिया में क्या इंग्लिश को बहुत ज्यादा बोलते थे? नहीं। बट सी व्हाट दे डिड, राइट? तो उसके बाद इन्होंने, यही इनका था कि यूरोपियन जो लाइफ है, यूरोपियन का जो कल्चर है, इंडियंस को अच्छा लगने लगेगा, वो अपना लेंगे, और इससे हमें बहुत प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ये होगा कि अगर इन लोगों को हमारे क्लोथ्स, हमारा टाइप ऑफ व्हाट वी ईट, इन लोगों को अगर पसंद आने लग गया ये सब, तो ये इस चीज को परचेज करेंगे। यूरोप में जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इंडियंस उसको परचेज करेंगे, क्योंकि हम उन लोगों को एक टेस्ट डेवलप करवा देंगे हर एक चीज का, चाहे वो क्लोथिंग हो, एजुकेशन हो, लिटरेसी हो, कुछ भी हो, ठीक है। उसके बाद लिटरेचर, उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, मॉरल कैरेक्टर प्लस ट्रस्ट एंड पीएससी। एक और चीज उन लोगों ने कही कि इससे ये भी एक एडवांटेज मिलेगा हमें, ये वुड्स डिस्पैच से, इस यूरोपियन लर्निंग से हमें एक और एडवांटेज मिलेगा कि हम इन लोगों को ट्रस्ट कर पाएंगे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आप स्कूल वगैरह में या कहीं पे भी,
या बस में आपके अगर कहीं पे कोई किसी दूसरे स्टेट से होता है तो 2-3 दोस्त ऐसे मिल जाते हैं जो मान लो साउथ से हैं, ठीक है? तो वो अपनी लैंग्वेज में कुछ बात करने लगते हैं और आपको समझ नहीं आता, या बंगाल से हैं तो वो बंगाली में बात करने लगते हैं, ठीक है? या फिर असम से हैं तो असमीज़ में बात करने लगते हैं और आप समझ नहीं पाते। वो 2 दोस्त होते हैं ऐसे, हर स्कूल में होते हैं आपकी बस में। तो यही ब्रिटिशर्स का कहना था कि हम इन लोगों को अगर इंग्लिश सिखा देंगे, तो ये लोग हम हमारे सामने भी इंग्लिश में ही बात करेंगे और ये लोग हम इनको ट्रस्ट कर सकेंगे, क्योंकि अगर ये किसी और लैंग्वेज में बात करेंगे, फॉरेन लैंग्वेज में, तो अगर ये हमारे बारे में कुछ उल्टा-सीधा भी बोल रहे हैं, कुछ प्लान बना रहे हैं, तो हम उसको पकड़ेंगे कैसे? तो इट्स बेटर कि हम इसको इन लोगों को इंग्लिश सिखा देते हैं कि ये लोग इंग्लिश ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा, इंग्लिश में ही बात करेंगे, किसी और लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, तो हम लोग इन पे ट्रस्ट भी कर पाएँगे, ठीक है? उसके बाद और इन लोगों को यूपीएससी का भी था कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो इंडियन सिविल सर्वेंट्स बनेंगे, वो लोग हमारे लिए यहाँ पे काम कर सकेंगे, ब्यूरोक्रेट्स। उसके बाद 1857 में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, कैलकाटा एंड बॉम्बे खुली। 1857 वही ईयर था जब सिपॉय म्यूटनी हो गई थी इंडिया में, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, इन द प्रीवियस चैप्टर। और सिपॉय म्यूटनी हुई थी, बट दैट डिडंट स्टॉप द इंग्लिश फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग यूनिवर्सिटीज इन मद्रास, कैलकाटा एंड बॉम्बे। उन लोगों ने बनाई और वो यूनिवर्सिटीज जो है उसमें लोग आए। फिर एक और यहाँ पे छोटा सा मैंने एक टॉपिक डाला, मिशनरी एक्टिविटीज, इसका बुक में एक नोट है। इसमें ये बताया कि जो मिशनरीज थे उनका ये मानना था कि प्रैक्टिकल नॉलेज से ज्यादा जरूरी है मॉरल कैरेक्टर डेवलप करवाना, और वो सिर्फ क्रिश्चियन स्कूल्स में ही हो सकता है, ठीक है? क्रिश्चियन जो वो है वे ऑफ लाइफ, ये उनका कहना था। बट आफ्टर द म्यूटिनी ऑफ 1857 जो इंग्लिश यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी और जो इंग्लिश थे उन लोगों को थोड़ा डर लग गया था, क्योंकि उनको पता था कि ऑलरेडी एक बार म्यूटनी हो चुकी है। हम इन लोगों के अगर रिलीजियस बिलीफ को टारगेट करेंगे, अपनी क्रिश्चियन एक्टिविटीज बढ़ाएंगे, इन लोगों को बोलेंगे कि भाई क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाओ, ऑलरेडी ये लोग एक बार रिवोल्ट कर चुके हैं। अगर फिर से ये लोग भड़क गए, इन लोगों को लगा कि इनके रिलीजन पे बात आ रही है, इनके रिलीजन पे क्वेश्चन आ रहा है, इनके रिलीजन को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, तो ये लोग एक और म्यूटनी उठा देंगे एंड वी डोंट वांट दैट। तो इंग्लिश ने डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करा था इन मिशनरी एक्टिविटीज को, इसलिए क्योंकि देवर ऑलरेडी अफ्रेड कि अगर फिर से कोई म्यूटनी हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 1857 की म्यूटनी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, बहुत अच्छा खासा सिचुएशन, खराब सिचुएशन क्रिएट कर दिया था उन्होंने इंग्लिश के लिए। अब नेक्स्ट क्या है कि क्या इंडिया में ओल्ड स्कूल्स की बात हो रही है, ये जो इंग्लिश जो यूनिवर्सिटीज बनी, स्कूल्स बने, तो क्या होता है कि इन 1830s विलियम एडम, अ स्कॉटिश मिशनरी, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली। इन्होंने क्या करा, सर्वे करा इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार एंड बंगाल, और इन्होंने बेसिकली इनको ये देखना था कि यहाँ के जो बच्चे हैं ये कैसे पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्या सिस्टम है। तो इन लोगों ने क्या ऑब्जर्व करा कि बहुत सारी पाठशालाएं हैं, और ये पाठशाला कहाँ होती है, कहीं भी हो सकती है, किसी पेड़ के नीचे, किसी दुकान के साइड में, ठीक है, किसी मंदिर के बाहर। तो ये पाठशालाएं हैं, हर पाठशाला का में एक गुरु है और गुरु 15 to 20 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। और इन्होंने ये देखा कि एक पाठशाला में अबाउट 20 स्टूडेंट्स हैं, प्लस ऐसे 20 लाख प्लस स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ओवर उन्होंने जो नंबर एस्टिमेट करा कि 20 लाख यानी 20 लाख स्टूडेंट्स अप्रॉक्स और मोर ऐसे ही पढ़ाई करते हैं पाठशाला में। एक गुरु होता है, 15-20 स्टूडेंट्स के सामने बैठते हैं किसी पेड़ के नीचे या किसी मंदिर के बाहर या किसी कहीं भी किसी दुकान के साइड में, और वो उनको अपने हिसाब से कुछ भी पढ़ाता है, जो उसको ठीक लगता है वो पढ़ाता है। कोई इसमें वो नहीं होता कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो ये नहीं होता कि आप जो है पूरे पूरे साल आएंगे। जब हार्वेस्ट वगैरह का टाइम होता था, जब बच्चों को काम करना होता था खेतों में, तो छुट्टी होती थी, तो हर कोई अपने वहां पे टाइम स्पेंड कर सकता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी थी। कोई एक ऐसे प्रॉपर रूटीन नहीं था, कोई एग्जामिनेशन नहीं था, एग्जाम नहीं देना, कोई चेक नहीं था कि आपको आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, कोई आपका टेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई प्रॉपर फीस का भी सिस्टम नहीं है, जो अच्छी फैमिली से आ रहे हैं उनसे ज्यादा पैसे ले लिए गुरु ने, जो थोड़े पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन के जो में फॉल कर रही है फैमिली, उससे कम पैसे ले लिए। तो मतलब कुछ भी प्रॉपर नहीं था, ये उन्होंने फाइंड करा सर्वे में। तो जब उनको ये सब मिला और उन्होंने रिपोर्ट अपनी सबमिट करी, तो ऑफ कोर्स जो वेस्टर्न यानी कि जो इंग्लिश थे उनको ये पता था कि इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। अगर इन लोगों को यूरोपियन नॉलेज देनी है तो पहले इन्हें इस रूटीन में, स्ट्रक्चर में लाना पड़ेगा, एग्जाम्स के, टाइमली क्लासेस अटेंड करने के, प्रॉपर क्लासेस अटेंड करने के, ठीक है, पेड़ के नीचे या ऐसे नहीं, प्रॉपर एक एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, गुरु होना चाहिए प्रॉपर। तो फिर इसमें न्यू रूटीन क्या फॉलो हुआ, एक पंडित को बोला कि आप टूर करोगे पाठशाला की और जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव करवाओगे, ठीक है। फिर जो वहां के गुरु थे, उन पाठशाला के जो गुरु थे, उन पाठशाला के जो गुरु थे, उनको बोला कि आपको टाइमली रिपोर्ट्स सबमिट करनी है, ठीक है, और पीरियोडिकली करनी है टाइमली। टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करी गई कि आपको
पहले कोई टेक्स्ट बुक भी नहीं होती थी पाठशाला में, ओरली पढ़ा दिया, गुरु ने जो पढ़ा दिया ओरली, ठीक है, कुछ ना किसी को कुछ लिखना है ना आगे एग्जाम देना है। मगर अब बोला कि टेक्स्ट बुक्स होंगी, टेक्स्ट बुक्स में से आपको पढ़ाना है और एग्जाम्स भी होंगे, एनुअल एग्जाम्स होंगे, स्टूडेंट्स को पास करना पड़ेगा तो वो आगे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर दी उन्होंने। बोला कि भाई अब खेत में हार्वेस्ट करना हो या कुछ भी करना हो, एग्रीकल्चर करना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, स्टूडेंट को रेगुलर आना पड़ेगा, डेली आना पड़ेगा। और ये भी बोला कि ग्रांट्स दिए जाएंगे, जो भी ऐसी पाठशाला खुलती हैं प्रॉपर, जिसमें ये सारा प्रॉपर एक सिस्टम फॉलो होगा एक इंस्टीट्यूशन की तरह, उनको हम ग्रांट भी देंगे। ग्रांट का मतलब पैसे देंगे, फंड करेंगे कि आप लोग उनको चलाओ। क्योंकि ध्यान से देखो, यूरोपियंस वर वेरी स्मार्ट, ठीक है, इंग्लिश वर वेरी स्मार्ट। उनको पता था हम आज इन पे खर्चा कर रहे हैं, इनको पढ़ा रहे हैं, कल को यही लोग पढ़ने के बाद हमारे अंडर वर्कर्स बनेंगे और हमारी फैक्ट्रीज में काम करेंगे, और हम इन लोगों की जो हम नॉलेज इनको आज दे रहे हैं, आज इन पे पैसे लगा रहे हैं, कल को वो हमको 10 टाइम्स बढ़कर आएगा, क्योंकि ये लोग हमारे अंडर काम करेंगे, हमारे इंस्ट्रक्शंस को मानेंगे। हाउ स्मार्ट दे वर, यू हैव टू रियलाइज दिस, राइट? कि ये दिस वाज ऑल बिजनेस। इसके दो अपने आप में आर्ग्यूमेंट्स बैठते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि व्हाट दे डिड वाज राइट, इट वाज वेरी नेसेसरी टू एजुकेट इंडियंस इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ वे। पर कुछ लोग कहते हैं कि they did it not because they had any sympathy or empathy for us, they did it for their own benefit। उन्होंने इसलिए करा कि उन लोगों को बेनिफिट हो कि आज हम इन लोगों पे 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, कल को ये लोग हमारे वर्कर्स बन जाएंगे तो ये लोग हमें 1 करोड़ कमा के देंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों का ये कहना है, पर जो भी है इन द एंड ये चेंजेस हुए। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कि ये जो इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी सबसे पहले महात्मा गांधी को, कुछ हद तक प्रॉब्लम रविंद्रनाथ टैगोर को भी थी, पर दोनों में थोड़ा सा फर्क है। सबसे पहले हम महात्मा गांधी जी की बात करेंगे। उनको ये प्रॉब्लम थी कि उनका कहना था कि इंग्लिश हैज एनस्लेव्ड अस, इंग्लिश ने हमें नौकर बना लिया, हमें अपना स्लेव बना लिया, ठीक है। कैसे? वही जो मैंने अभी बताया। एक बार जो इंडियंस थे वो इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना सीख गए, अब उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, फैक्ट्री में लगा दिए जाएंगे, आर्मी में एज सिपोए, क्योंकि हमें पता है उस टाइम पे इंडियंस को आर्मी में अच्छी खासी अच्छी एक रैंक नहीं प्रमोट होते थे। आप कितने भी एजुकेटेड कुछ भी हो, आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ रैंक तक ही, सूबेदार आई बिलीव, वहां तक ही आपको प्रमोट किया जाएगा, उसके ऊपर नहीं किया जाएगा कभी भी। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, फॉरगेट अबाउट बीइंग अ कैप्टन इफ यू आर एन इंडियन, मतलब एजुकेशन होने के बाद भी। तो इससे ये प्रूव नहीं हो रहा कि इंग्लिश हैज एनस्लेव्ड अस, ये लाइन प्रूव नहीं हो रही कि भाई अगर आपको हमें पढ़ाना है तो आप हमें इक्वली फिर वो दर्जा भी दो। आप हमें पढ़ा भी रहे हो, लिखा भी रहे हो, हम ग्रेजुएट भी हो रहे हैं, मगर हम आर्मी में एक सर्टेन लेवल ऑफ पोस्ट तक ही जा सकते हैं, हम अलग अलग कंपनीज में भी आपकी एक सर्टेन लेवल तक ही जा सकते हैं। ऐसा क्यों? इससे तो यही प्रूव हो रहा है कि भाई आपने हमें एज अ स्लेव ही ट्रेन करा है, आप हमें उस लेवल तक ही रखना चाहते हो जहां पर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं नीड टू नो बेसिस वाले। उसके बाद उनका कहना था कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज गेटिंग रूइंड, कोई डिग्निटी नहीं रही है। इंडियंस को ये समझ नहीं आ रहा कि हमारा अपना एक बहुत ज्यादा रिच कल्चर है, हम लोग आज के नहीं आए हैं, हम लोग 3-4 हजार साल पुरानी हमारी कंट्री के जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो जाते हैं, उससे भी पहले जाते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारा अपना एक कल्चर है। वाई शुड बी अडॉप्ट योर कल्चर, वाई शुड बी अडॉप्ट योर कल्चर, वी हैव आवर ओन कल्चर, वी हैड इट मच बिफोर यू। सो ये सारी चीजें उन्होंने बोली महात्मा गांधी ने कि आप लोग इनकी क्यों सीख रहे हो, आप लोग की अपनी लैंग्वेज इतनी पुरानी लैंग्वेज है, इतनी अच्छी है, आप उसको ध्यान दो, ठीक है। और ये किसी एक रिलीजन की बात नहीं हो रही, किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं हो रही, सबके लिए उन्होंने बोला, सबके लिए उन्होंने बोला। कल्चर डिस्ट्रॉयड, ऑफ कोर्स कल्चर वाज गेटिंग डिस्ट्रॉयड, वेस्टर्नाइजेशन हुई, क्लोथिंग चेंज हुई, ठीक है। आप लोग आज भी देख सकते हो, आप लोग क्या पहनते हो, जीन्स एंड टॉप ही पहनते हो ना। आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, हाउ ओल्ड आर यू? 11, 12, 13, मे बी 14, आप लोग क्या पहनते हो? डिपेंड्स अपॉन, ऑफ कोर्स डिपेंड्स अपॉन फ्रॉम वेयर आर यू वाचिंग दिस वीडियो, बट मोस्ट ऑफ यू ऐड से आप लोग अपने नॉर्मल डेज में जीन्स, शॉर्ट्स, टॉप यही पहनते हो ना, या आप लोग कुर्ता पजामा पहनते हो, या आप लोग साड़ी और सूट पहन के घूमते हो घर में। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजोरिटी हियर, आई एम स्पेशल, और स्पेशली क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ, लिव इन नोएडा, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टू अस, व्हाट वाज ही सेइंग एट दैट टाइम इज एक्चुअली ट्रू। वो हो गया, हमारा कल्चर तो काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो ही गया। हम सिर्फ अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन के कपड़े कब पहनते हैं? शादियों में पहन लेते हैं, रक्षाबंधन पे पहन लेते हैं, दुर्गा पूजा में पहन लेते हैं, नवरात्रों में पहन लेते हैं, दिवाली पे पहन लेते हैं, होली में पहन लेते हैं, ईद पे पहन लेते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टी शर्ट उसमें घूम रहे हैं। तो इससे एक तरीके से हमारा कल्चर कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ चेंज हुआ है ना, हुआ ही है, ठीक है। उसके बाद लिविंग एक्सपीरियंस रादर देन लर्निंग फ्रॉम बुक्स। महात्मा गांधी ने ये कहा कि ये जो आप लोगों का सिस्टम है, उन्होंने यूरोपियंस को कहा कि ये जो आप लोगों का सिस्टम है कि बुक में से लर्न करो, फिर लंबे लंबे आंसर्स लिखो, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? क्योंकि एक्चुअल नॉलेज जो पाठशाला में जो पहले गुरु देते थे, वो लाइफ को जीना सिखाते थे, वो आपको प्रैक्टिकल वे सिखाते थे, ठीक है। और उनका एक और कहना था, लिटरेसी इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन, दिस इज ट्रू। लिटरेसी इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन, क्या मतलब है? ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको
एक लैंग्वेज बोलना सिखा दूं, बी इट एनी लैंग्वेज, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, कोई भी लैंग्वेज मैं आपको सिखा दूं, क्या इसका मतलब ये है कि आप एजुकेटेड हो? नो, नोवेयर नियर। व्हाई? क्योंकि एक लैंग्वेज बोलना और एजुकेटेड होने में बहुत फर्क होता है। So many people think that especially in India, let me tell you about this stereotype in India. So many people think that if a person can speak in English, that person is educated. This is a huge stereotype in India. There are so many people who have this belief कि अगर सामने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है भाई बहुत पढ़ा लिखा होगा. इंग्लिश इज नथिंग बट जस्ट अ लैंग्वेज. एक लैंग्वेज है. लैंग्वेज को सीख लेने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है. एक लैंग्वेज आपने सीख ली, इसका मतलब ये नहीं आप पढ़े लिखे हो. लैंग्वेज तो हर कोई बोलता है. आप सब लोग बात करना जानते हो, हिंदी जानते हो. क्या आप लोग पढ़े लिखे हो? यू आर इन क्लास 8, राइट? इफ यू आर स्टडिंग दिस चैप्टर, आप हिंदी या इंग्लिश में कोई भी अपनी नेटिव लैंग्वेज तो जानते ही हो, बट आर यू एजुकेटेड? नो, बट यू कैन स्पीक, राइट? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग एबल टू स्पीक अ लैंग्वेज एंड बीइंग एजुकेटेड, बीइंग लिटरेट. बहुत फर्क होता है. तो उन्होंने बोला कि आप लोग हमें बस एक लैंग्वेज सिखा रहे हो, आप लोग हमें एजुकेशन कहाँ दे रहे हो? आप लोग हमें वो प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ दे रहे हो? उन्होंने क्वेश्चन करा. ठीक है, तो ये तो था महात्मा गांधी. नेक्स्ट वाज अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर की थोड़ी सी अर्ली लाइफ डिस्कस हुई है चैप्टर में. ये बताया गया है कि बचपन में वो बहुत परेशान रहते थे स्कूल में, और रीजन यही था जो हमने महात्मा गांधी वाले सिनेरियो में पढ़ा, कि वही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, लर्निंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक, राइटिंग लॉन्ग आंसर्स, जिनका आगे जाके क्या होना है गॉड नोज. और इवन आप भी परेशान होते हो, राइट, कि हिस्ट्री में लॉन्ग आंसर लिखने पड़ते हैं, इंग्लिश में इतने लंबे लंबे आंसर्स लिखने पड़ते हैं. तो उन्होंने वो परेशान हो जाते थे रविंद्रनाथ टैगोर अपनी क्लास में. उनको टीचर पढ़ा रहे होते थे और उनका दिमाग कहीं और ही जा रहा होता था, क्योंकि हिज माइंड वाज क्रिएटिव. एंड इफ यू रीड अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर, आई मीन ही वाज, मतलब मेरे आई डोंट हैव द वर्ड्स, ठीक है. ही वाज सिंपली मैजेस्टिक. उनके जो वर्क हैं स्पेशली इस पोएट्री, तो उन्होंने इस चीज को देखा. उन्होंने कहा कि जो मैंने फेस करा एज अ स्टूडेंट, मैं नहीं चाहता कि कोई और फेस करे. तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन खोला, उसका नाम था शांति निकेतन, 1901 में, ठीक है. और उन्होंने बोला कि ये मेरे को ये शहर वहर के आसपास नहीं चाहिए. ही ओपनड इट 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सिटी. क्यों? कि आसपास नेचर, फॉरेस्ट होना चाहिए. जो बच्चे हैं उनके दिमाग की जो क्रिएटिविटी है वो निकल के बाहर आनी चाहिए, बिकॉज इट इज द क्रिएटिविटी दैट इज इंपॉर्टेंट, नॉट द लिटरेसी. को लैंग्वेज सीख लेने से आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं हो जाते. आपका माइंड अगर क्रिएटिव नहीं है ना, और नॉट इवन इट्स नॉट जस्ट अबाउट लैंग्वेज, आप कितने भी अच्छे ग्रेड्स ले, आप लोग ना नोटिस करोगे बहुत सारे ऐसे, आप लोग आगे जाके और अच्छे से नोटिस करोगे, तो आप लोग स्टूडेंट्स हो, ठीक है. बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, और ये एग्जाम्पल भी बहुत कॉमन है, बहुत फेमस है. बड़े टॉपर्स होते हैं क्लास के, बहुत उन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर करे होते हैं 10th तक, 12th तक. आफ्टर दैट कॉलेज में भी अच्छी सीजीपीए ले आते हैं, बट दे कांट डू मच इन लाइफ. व्हाई? क्योंकि खाली रट के एग्जाम देने से, उसको जो आपने रट लिया लिखने से, आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज नहीं होती. क्रिएटिविटी कुछ और होता है. क्रिएटिविटी का मार्क्स से कोई लेना देना नहीं होता. क्रिएटिविटी समथिंग वेरी डिफरेंट. तो क्रिएटिविटी खाली आंसर्स को याद करके लिखने से नहीं आती, वो एक अलग चीज है. रविंद्रनाथ टैगोर को मानना था, ठीक है. ही वॉज वेरी क्रिएटिव, वी ऑल नो. एंड उन्होंने अपने उस इंस्टीट्यूशन में, शांति शांति निकेतन में, ये प्रमोट करवाया कि बच्चों की क्रिएटिविटी पे काम होना चाहिए. बट उन्होंने एक चीज और कही. उन्होंने कहा कि मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन प्लस इंडियन एजुकेशन को थोड़ा कंबाइन होना चाहिए. उन्होंने ये नहीं बोला कि वेस्टर्न एजुकेशन खराब है. उन्होंने बोला कि वेस्टर्न एजुकेशन में जो एडवांसमेंट्स हुए हमें उसका फायदा लेना चाहिए, उसको अपनी इंडियन एजुकेशन के साथ एक अच्छे से उसका एक वो बना के, एक मिक्सचर बना के, एक अच्छे से एक फ्रेमवर्क बना के, जिसमें दोनों ही तरीके की एजुकेशन का हम प्रॉपर बेनिफिट उठा पाए. उन्होंने किसी एक टाइप की एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया. उन्होंने कहा कि भाई ऑफकोर्स देखो, यूरोप में बहुत सारे उस टाइम पे एडवांसमेंट्स हुए थे, ठीक है, नो डाउट अबाउट द प्रिंटिंग प्रेस हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, स्टीम इंजन हुआ. तो उन्होंने कहा कि उसको भी हमें सीखना है. ऐसा नहीं है कि हमें दुनिया से अलग ही निकल जाना है, वो भी सीखना है, मगर हमें अपनी जो इंडिजिनस, जो हमारी नेटिव, जो हमारी जो भी हमारी नॉलेज है, एंशिएंट जो हमारे सीक्रेट टेक्स्ट है, उनको भी ध्यान में रखना है. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर. चैप्टर एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग था, और मेरा सजेशन है, अगर आपको लग रहा हो कि कहीं कहीं पे आपको डाउट है, भाई इस वीडियो को दोबारा देख लो एक बार. आज मत देखना, अभी एकदम से मत देखो, अभी रुक जाओ, 3-4 दिन बाद, एक हफ्ते बाद दोबारा देख लेना. और माय बेस्ट सजेशन इज, एक बार चैप्टर को रीड जरूर करना, ठीक है. भले ही मैंने सब कुछ बता दिया है, जितना मैंने बताया, अगर ये आपको समझ आ गया तो आपका 80% काम हो गया, ठीक है. इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में. जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है मैं सारे डिस्कस करवाऊंगा, सो डोंट वरी, ओके. आप लोग डिस्क्रिप्शन में कोई भी आपका डाउट है आप लिख देना, तो मैं उसको क्लियर भी कर दूंगा. ये सो एक बार फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू.